अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, आपको पता है कि लास्ट सीज़न में हमने अपने डिफरेंटली एबल पर्सनस और पीपल विद डिसेबिलिटी पर शो किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल था। तो हमें लगता है ये इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी और हमें ये कंटिन्यू रखना चाहिए अपना जर्नी ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो इसीलिए इस सीज़न में भी हमने अपनी ये आज की एपिसोड को डिज़ाइन किया है। तो नाज़रीन, आइए वेलकम करते हैं आज के 2 गेस्ट्स को। उससे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। उनमें से एक हैं अली मुस्तफ़ा, जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और बहुत सारे उन्होंने मेडल्स जीते हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया, गवर्नर की तरफ से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको बहुत से एजाज़ात से नवाजा है। और इसके अलावा वो चैम्पियन रह चुके हैं 4 टाइम्स नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन एंड 20 टाइम्स नेशनल चैम्पियन, यानी 24 टाइम्स वो चैम्पियन रह चुके हैं। और इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क में उनका बहुत ही अमेजिंग जर्नी रह चुका है। और आजकल वो एक ऑर्गेनाइजेशन परवाज़ शाहीन रन कर रहे हैं एज अ फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा बहुत ही मतलब कम्युनिटी एलाइज आप कह लें, या आप कह लें कि वो बंदा जो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर यकीन रखते हैं। तो ये तो हैं अली मुस्तफ़ा, और इसके साथ साथ हमारी सेकंड गेस्ट हैं जिनका नाम है हिबा तारिक। शी इज़ 25 years old with disability and special person by birth एंड उनका किडनी फेलियर भी हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाया। शी केम आउट एज अ टेक स्पेशलिस्ट, टेक गुरु, और एक ब्लॉगर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्क्स में भी एंगेज हैं। और अगर डिसेबिलिटी में यूथ आइकॉन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उनका सोशल वर्क जो उनसा है वो एम्पावरमेंट है ऑफ डिसेबल पीपल। तो आइए वेलकम करते हैं अपने दोनों गेस्ट्स को। वेलकम हिबा एंड वेलकम मुस्तफ़ा फॉर इन आवर शो एंड थैंक्स फॉर कमिंग। तो आप सबसे मज़े की बात नाज़िम मुझे ये लगती है कि दोनों में जो हमारे फ्रेंड्स हैं और आज के गेस्ट हैं ये हमारा शो भी फॉलो करते हैं, क्यों हिबा? ये बिल्कुल। और अली, आप भी देखते हैं? बिल्कुल शो। तो मुस्तफ़ा भी मैं कहूँगी और अली भी कहूँगी, क्यों अली को ना दोनों नामों से कवर किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में हिबा आपकी कहानी के कुछ लम्हात और कुछ जर्नी, जिस तरह आपको पता है मेरे शो का नाम भी जर्नी विद जन्नत है, तो आपके जर्नी के बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछूंगी और इसी तरह अली आपके भी जर्नी के बारे में। तो देखते हैं कि लोगों को पता भी तो चले ना कि आपकी लाइफ में क्या क्या एक स्ट्रगल्स रही हैं, कौन से इमोशनल मूवमेंट्स आए हैं, क्योंकि आजकल लोग किसी को स्पेस ही नहीं देते, टेक्नोलॉजी और वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी लाइफ, और ये बहुत मैटर करता है। तो कौन पहले स्टार्ट करना चाहेगा लाइफ के बारे में? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, मैं ये सुनना चाहती थी, आपका टेस्ट भी था। तो हिबा, आप ये बताएं कि ऐसा ज़िंदगी में कोई डिसीजन जिसको लेने के बाद आपको प्राउड फील हुआ हो, फ़ख्र हुआ हो कि यार ये मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़ैसला किया? जब मेरे डायलिसिस स्टार्ट हुए तो जैसे कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि मैं 3 दफ़ा हफ्ते में जो है हॉस्पिटल जाती हूँ। तो जब मैंने जो है तो फॉर्मल एजुकेशन के से जो है स्विच किया मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे, जैसे कि मैंने ऑनलाइन एजुकेशन ली भी है और मैं वर्क भी कर रही हूँ एज अ फ्रीलांसर। लेकिन कोविड से पहले ही आपने ऑनलाइन में स्विच कर जी, मैंने 2019 में स्विच कर लिया। ओके, दिस इज बिट डिफरेंट। हाँ जी। आपको लगा कि आप पढ़ना भी चाहती हैं लेकिन आप अपने लिए आसानी भी पैदा करना चाहती हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये रास्ता अपने लिए ज़्यादा सही लगा। ठीक है। तो वो मेरे लाइफ में एक बड़ा डिसीजन था। हाँ, क्योंकि इसके साथ आपका बहुत आगे का जर्नी और आगे की जुड़ी हुई थी स्ट्रगल। तो हिबा, आपकी लाइफ में मतलब एक ऐसा फैक्टर भी आता है कि आपको लगता है कि किसी टाइम आपको किसी ने रियलाइज़ करवाया हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको फिर आंसर किया, नो आई कैन डू इट, इस तरह का? ऐसे लोगों, मेरे ख्याल से जो स्पेशल पर्सन ज़िंदगी में कई जो है वो रिलेटिव्स या पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी इन दिस कॉज, बिकॉज मेरे पेरेंट्स और जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आई रियली वांट टू सपोर्ट हिबाज पेरेंट,
जो कि आज भी हमारे सेट पे भी मौजूद हैं, और हमेशा हिबा ने कहीं जाना होता है, मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, या हिबा की पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक या वर्क रिलेटेड कोई भी टास्क हो, तो उसके साथ हमेशा नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स। और मुस्तफ़ा, आप बताएं कि आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी सपोर्टिव हैं? मेरी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की है, क्योंकि मैं उस दौर में मतलब कि वो एक पीरियड ऐसा था कि जब इंसान ना चाहते हुए भी जो है ना, एक हमारा मुआशरा ऐसा है, तो इस मुआशरे के अंदर जो वो कहते हैं ना कि सर्वाइव करना, वो वही शख्स कर सकता है जो इन तमाम मुश्किलात को फेस कर चुका हो। तो मेरा जो था, मैं आई वॉज जस्ट ओनली 8 years old कि जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ, मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं सकता था। मेरे पाँव और टांगे, उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था? बिल्कुल मैं नॉर्मल था, खेलता था। अच्छा। बस कि बाहर आना जाना। तो 8 years के बाद आपको अटैक हुआ, उसके बाद ये सारा मतलब? बिल्कुल। तो मैं उस वक़्त तो बड़ा हैरान था कि भाई मुझे सारे गोद में उठा रहा है, कोई कंधों पे उठा रहा है, तो ये इस तरीके के ऊपर जो है ना बड़ी प्यार मोहब्बत और एक अजीब किस्म की जो थी ना वो खुशी का इजहार होता था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मुझे ये हुआ, अटैक हुआ पोलियो का, तो मैंने ये चीज़ जो थी ख़ास तौर पे, और ये मैं ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा जो समझते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे जब पोलियो का अटैक हुआ, तो एक सबसे फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन जो मिला वो अपने रिलेटिव्स की तरफ से मिला। यानी आपकी डिफरेंट सिचुएशन है, रिलेटिव्स ने सपोर्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो वो मतलब कि जो चेंज हो गए, लाइक जो पहले उठाते थे और फिर बाद में उन्होंने इग्नोर किया, क्या किस तरह से इग्नोरेंस आते थे? इग्नोर इस तरह के ऊपर कि मैं अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मतलब कि अगर मैं अपनी ये सादा अल्फाज में कह देता हूँ कि मेरी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा, मतलब कि कमर भी आप अगर मैं कभी हुआ तो वो भी मतलब कि उन चीज़ों से भरी हुई है कि जिस तरीके से मैंने उस वक़्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की। मैं गली में हाथों के साथ जब वो अपने दूध को लेकर निकलता था, तो लड़के जो थे गली के या मतलब के मोहल्ले के, वो मजाक उड़ाते थे और इवन के टांग से पकड़कर खींच के वो बाहर रोड तक ले जाते थे। तो लेकिन ये ब्लेसिंग है, मतलब एक पेरेंट्स और ऐसा साथ। आई एम रियली सॉरी, मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आपकी मैं सैल्यूट करती हूँ कि आपने उस चीज़ के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। बिल्कुल यही चीज़ आ जाती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ को माइंड में रखा, क्योंकि उस दौर में सिर्फ मेरे माँ बाप थे जो मेरे साथ खड़े हुए और मेरे इलाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ मतलब के दाव पे लगा दिया। और फिर मुझे वो एक फील होती थी, मैं रोता था और ये बहुत ज़्यादा दुआएं मांगता था कि काश कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे कि मैं अपने माँ बाप को, कि जिन्होंने मेरे ऊपर अपना सब कुछ लौटा दिया, मैं उनको खुशियाँ दे सकूँ। ठीक, ज़बरदस्त। चूँकि हमारे हर सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा कम होता है, आपकी दिल तो नहीं करा आपको स्टॉप करने के लिए, लेकिन एक बात जो मैं और जानना चाहूँगी वो ये है कि आप ये बताएं कि ज़िंदगी में ये गम के आंसू तो बहुत ज़्यादा हमारी डिसेबल कम्युनिटी ने फेस किए हैं, लेकिन हिबा की स्टोरी एक तरफ पॉजिटिव साइड भी, मतलब जब पेरेंट्स और रिलेटिव सपोर्ट पे जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने दुख दर्द और सबके बावजूद किया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी के भी आंसू इंसान के होते हैं, जिस तरह गम के आंसू हैं। तो आपके लाइफ में खुशी के आंसू आपको कब फर्स्ट टाइम आए थे? जब मैंने ये सोच अपनाई थी कि जो लोग मुझे नकारा या मतलब कि एक बेजान सा वजूद समझते हैं, तो जिस दिन मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ, मैंने इन लोगों को कुछ करके दिखाना, और इन सब की मेंटालिटी जो बन चुकी है कि एक डिसेबल पर्सन या ये एक माजूर शख्स है या पता नहीं कौन सी मखलूक है ये, तो इनको बदलना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करूँगा अपने PSRD इदारे को कि जब मैं 2000 में वहाँ पर गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे एक ही बात बोली कि मैं आपको इस काबिल कर दूंगा
कि आप अपने पाँव पे चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी के आंसू वाला मोमेंट था, इतना मतलब कि वो मेरे लिए एक्साइटेड था। फिर जब मैं चलकर गया आफ्टर 6 मंथ, आई वाज रियली हैप्पी। ठीक, थैंक यू सो मच। और हिबा, आपको क्या मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ या ऐसे मोमेंट जब आपकी खुशी से आप मतलब फूले ना समाई हो या आंसू निकल आए हो, ऐसा कौन सा मोमेंट था? काफ़ी सारे हैं, यानी कि जब भी मेरी कोई अचीवमेंट होती है तो मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश होते हैं, वो मुझे देख के खुश होते हैं, मैं उनको देख के खुश हो जाती हूँ। वो खुशी कि यानी कि मेरी सक्सेस उनके लिए इतनी मैटर करती है, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। अमेजिंग। मतलब कि इंकरेजमेंट, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों का कोरिलेशन है आपस में, कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि बहुत बूस्ट करता जाता है। वाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया आपकी स्टोरी की एक डिफरेंट साइड देखने का नाज़रीन। और देखें कि आपको हर किसी इंसान को आजकल लगता है कि मैं बहुत गम का मारा, दुखियारा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ, लेकिन जब आप हमारी जैसी कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो कम हैं उनकी स्टोरी सुनते हैं तो फिर आपको वाकई फ़ील होता होगा कि लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर अदर्स एज वेल। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो अब टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। अच्छा, ब्रेक द स्टीरियोटाइप में आपको पता है कि ऐसे रवैये, ऐसी सोच या ऐसे टैबूज़ को हम ब्रेक करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है या हमें गुस्सा दिलाता है, यार ये क्यों सोच ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा है नहीं। जो आपको ऐसी बात या ऐसा रवैया या ऐसा एटीट्यूड या ऐसी सोच जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है और आज आप लिख के ऑडियंस को दिखा के ख़त्म करना चाहेंगे, आपकी विश है कि सोसाइटी से इसका खात्मा होना चाहिए, तो मैं चाहूँगी आपके पास पेन और पेपर है, आप लिखें और फिर 1 बाय 1 करके हम ऑडियंस के सामने ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, चलें। हिबा, आपने क्या लिखा है पहले ऑडियंस को बताएं। मैंने लिखा है अनएसेसिबिलिटी इन पाकिस्तान। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अनएसेसिबिलिटी जैसे कि जिस जगह पे भी हम जाते हैं फिर वहाँ पे व्हील चेयर्स की जगह नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ भी आई हूँ तो उन्होंने उठा के मुझे ऊपर रखा है, वहाँ पे रैंप नहीं बना हुआ। ठीक है, तो so disappointing for me। और मुझे आज आपके एपिसोड करने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि हमारी टीम इनको गिफ्ट करने लगी है पोर्टेबल रैम, ताकि जब भी कोई डिसेबल आए ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो, एक्सेसिबल हो। तो आप इसको ब्रेक करें, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अनएक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल होना चाहिए, अनएक्सेसिबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए। अनएक्सेसिबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए, हर जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। ज़बरदस्त। और हो सकती है थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी हिम्मत से, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन। ग्रेट। और अब बारी आती है मुस्फा की। मुस्फा ने बहुत टाइम लगाया, पहले मैं समझी ऐसे लिख रहे हैं कोई, मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही थी लेकिन मैंने समझ नहीं आ रहा था जो क्या थी ना उसको हाईलाइट किया है, जो सेपरेट एजुकेशन। मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि हर जेंडर्स के लिए एक इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप का अलग क्यों है और नॉर्मल पर्सन्स का अलग क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस तरह ट्रांसजेंडर्स का भी अलग भी है। मेरे ख्याल से अली, आपको ऐसा लगता है, कुछ गेस्ट आए उन्होंने कहा है कि हर किसी के लिए हर फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ जिस तरह कुछ गर्ल्स हैं वो गर्ल्स मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो गर्ल्स मीडियम भी हो, लेकिन इसके साथ साथ को एजुकेशन भी वो उनकी वो है ना, वो उनकी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन हमें तो नहीं ना करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए, हम सारी स्पेसेस ओपन रखें। वो कहीं जैसे स्पेशल पर्सन्स भी होते हैं, वो यानी कि उनका दिल व्हाट तो ऐसा होता है कि वो नहीं यानी कि मैनेज कर सकते नॉर्मल लोगों के साथ। इंक्लूसिव सोसाइटी जरूर होनी चाहिए और उनकी अगर उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए और जो आम
सोसाइटी है उसकी तरफ से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। और सोच में सबसे पहले सोच आती है, और एजुकेशन भी जब सब मिलके भी करेंगे तो आई थिंक हाँ, लेकिन कुछ टाइम तक कुछ लोगों को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, उन्हें लगता है थोड़े से एम्पावर हों, थोड़ा सा उनको जो एक डर सा होता है वो ख़त्म हो जाए, फिर वो रेडी होते हैं आके मिलके साथ बैठ के काम करने के लिए। तो आई थिंक वेरी परफेक्ट नोट, तो आप इसको भी ब्रेक कर दीजिए। तो नाज़रीन, आज हमने दो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं। एक तो कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अनएक्सेसिबिलिटी को ब्रेक किया है, और दूसरा नॉन इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो इसके साथ ख़त्म होता है हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप। एंटरटेनमेंट चूँकि हमारे शो का एक हिस्सा है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि इट्स इंफरटेनमेंट शो। तो मैं चाहती हूँ कि हम फ़न सेगमेंट करें, लेकिन आज मैं अपनी मर्ज़ी से आपको फ़न सेगमेंट बताना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फ़न टाइम। तो फ़न टाइम में मैं चाहती हूँ एक फ़न सेगमेंट किया जाए। हिबा, आप भी कुछ फ़नी चीज़ ड्रॉ करेंगी, और आप मुस्तफ़ा, आप भी फ़नी चीज़, कुछ कोई भी इमेज हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, बल्कि मैसेज नहीं, आप ड्रॉ ही करें। तो फिर आपके वाली जो पिक्चर है उसका जो उसको टाइटल है वो हिबा देंगी, ठीक है, और हिबा आपके वाली पिक्चर को टाइटल अली देंगे, ठीक है। तो आर यू रेडी? चलें, ठीक है। चलें जी, अब ये ड्राइंग स्टार्ट हो गई है, फन सेगमेंट। लेट्स सी क्या टाइटल मिलते हैं दोनों की पिक्चर्स को। आपको पता है कुछ पेंटिंग्स हैं, लोगों को लगता है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे महंगी वही सेल हो जाती हैं। तो अपनी ड्राइंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या पता आपकी जो इमेज बनाए 2 लाख रुपए का सेल हो जाए। चले जी। आपने टाइटल भी खुद ही दे दिया है, आपका टाइटल उन्होंने देना है। अली, ये आप पकड़ें, ये हिबा की पिक्चर को आपने टाइटल देना है, और आप अपने वाली ड्राइंग। चलें जी, आप 1 मिनट लें और आप सोचें कि इसका क्या होना चाहिए टाइटल। चलें जी, अब हिबा ने जो ड्राइंग बनाई है वो इनको मिलेगी, और अली वाली हिबा को। तो हिबा, सबसे पहले तो आप ये जी, अली की ड्राइंग बड़ी अच्छी है वैसे। हिबा, इसको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी रिलेटेड आजकल के सिचुएशन के हिसाब से, तो इसको यही मैं कैप्शन देना चाहूँगी कि महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई का जिन बेकाबू, और जिस बोतल से निकल के आप उस पर जाना बहुत मुश्किल है ना? एग्जैक्टली। जबरदस्त, बहुत मुश्किल है। ये मुस्तफा अभी तक ने जो ड्राइंग बनाई है, ये बहुत एक सेंसिटिव सा मैसेज भी है, पैगाम भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है तो आपके सामने ही कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वाह वाह, लेकिन फिर भी है, रियलिटी है। एक पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, वो वाली बात है। और ये बड़ा मज़ा आया मुझे, तो आपके मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग लगे हैं। तस्वीर तो आपने बनाई है, लेकिन उसके साथ जो टाइटल जोड़ना था, ये हमारा सेगमेंट का हिस्सा था। और महंगाई वाला तो ये मतलब अमेजिंग। दोनों ही आजकल की सिचुएशन के हिसाब से, हाँ वैसे दोनों आजकल की सिचुएशन के लिहाज से परफेक्ट हैं। तो नाज़रीन, ये सिंपल सा था हमारा फन टाइम। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चास्की टाइम। इसमें हम चाय पियेंगे और ज़रा तबसरे करेंगे आजकल क्या चल रहे हैं हालात, ठीक है। अब मैंने जब तबसरे का नाम लिया तो एकदम से अली मुस्तफ़ा को हंसी आई है। बहुत सारी मीटिंग से हम मिलते हैं, तो मुस्तफ़ा जो से ना काफ़ी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको जगाने की कोशिश करते हैं। और जो हिबा है वो साइलेंट ऑब्जर्वर का रोल प्ले करती हैं। हिबा गौर से देखती हैं और फिर बड़े लेकिन जब काम की बारी आती है उसमें फिर आपको पता है एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह। तो आप सब रेडी हैं चास्की टाइम के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि गवर्नमेंट के जो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, ठीक है, वो आपने कब सबसे पहले पकड़ा था कि कोई मतलब फॉल्स प्रॉमिस है, और आपको कब लगा कि हाँ भाई ये झूठी बातें हैं? एक नहीं है, उसके अंदर काफ़ी हैं। लाइक सबसे पहले तो जो है एकोमोडेशन, जो क्या उसे कह दीजिए कि वज़ाइफ इन्होंने बताया है, वो पिछले 10 साल से तो मैं सुन रही हूँ कि 2000 रुपीज़ पर मंथ, मगर वो अभी तक किसी को नहीं, यानी कि नहीं मिले, मतलब मेरे इर्द गिर्द में तो किसी को नहीं मिले, मैं ऐसे कहूँ। तो एक तो वज़ाइफ वाला हो गया। आपको कौन सा लगता है? आप बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं, है ना, फॉल्स प्रॉमिस। मुझे तो कसम से इनके ऊपर हंसी आती है। कौन सा इनका बंदा, वो क्या उसको बोलते हैं, अभी जैसे हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो है ना, वो 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड होता है, जो मुझे अपने करियर के अंदर जो है वो तकरीबन 2 मरतबा मिला होगा। फिर उसके बाद जो जॉब्स के प्रोमिसेस होते हैं, और मैं हैरान हूँ कि यार एक बंदा कि जिसको आप प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी दे रहे हैं, जो आपके मुल्क को जो है वो 32 साल से 22वीं पोजीशन से उठाकर जो है वो डायरेक्ट वर्ल्ड में 2nd नंबर पर लेकर आ रहा है, माशाल्लाह। तो उसको आपने इतने मतलब कि वो समझ से बाहर है कि क्या मेरी जॉब इतनी भारी है इनके ऊपर कि पूरी गवर्नमेंट जो है उसको वो नहीं कर पा रही। और ये बड़ा वैसे और मजे की बात आपको बताऊं कि इन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनका यानी कि ज़्यादा मतलब कि वैसे मिलना तो किसी को भी नहीं है, वो मुझे पता है। डॉक्यूमेंट्स में जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनका ज़्यादा रखा हुआ है और जो स्पेशल पर्सन है उनका कम रखा हुआ है, यानी कि वो इस बात में उनकी आपस में यानी कि वो बहस चलती रहती है, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो डिवाइड एंड रूल वाला आता है ना, वो आपस में हम लड़ते रहते हैं, वो अपना बिजी रहते हैं। लेकिन आई थिंक हमारे आप भी देखती हैं हमारी मीटिंग में क्या होता है, हम आपस में बहसते हैं, यानी कि उसके राइट पे ज़्यादा बात हो रही है, उसके राइट पे ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन इक्वली बात हो नहीं रही। लेकिन एक मजे की बात मुझे याद आ गई है। लास्ट हम एक मीटिंग में थे जहाँ पे बड़ा जबरदस्त किस्म का और एजेंडा था इक्वल, और फोटोशूट दबा के हो रहे थे, अब पता ही नहीं वो काम कहाँ गया। इतना मतलब के था कि इक्वलिटी जेंडर के ऊपर जो सेमिनार था और गवर्नमेंट उसको लीड कर रही थी, लेकिन जब बारी आई हमारी मतलब के पर्सन विद डिसेबिलिटीज की और ट्रांसजेंडर्स की, तो उन्होंने जनाब उसको वाइंड अप कर दिया, जी हमारा टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट हम आपको बुलाएंगे। इमेजिन करें। आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो जो बातें इन्होंने किया उनको याद दिलाने का एक थोड़ा सा तरीका कार चेंज होना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। और फॉलो अप हम कभी कभी हम छोड़ देते हैं, यार इन्होंने तो होना नहीं, हम एक रियासत में रहते हैं। आई थिंक हमें ये जो फॉल्स प्रॉमिस इन्होंने प्रॉमिस किए उनको याद कराने पड़ेंगे। सिर्फ फोटोशूट्स की हद तक नहीं होना चाहिए नाज़रीन, कि हम सिर्फ तस्वीर, हम पपेट्स तो नहीं आए तस्वीरें खिंचवाएं और चले जाएं। हमारे जो मुतालबे हैं, हमसे जो वादे किए गए हैं, और हमें एक शहरी का जो हक मिला है वो हमें छीनना भी पड़े तो हम लेंगे अब, ठीक है ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। और ठीक है, ये तो हमारी होगी ज़रा बात। दूसरी बात ज़रा ये है कि आपको क्या लगता है जो डिसेबिलिटी को मीडिया में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? जिस तरह डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिफरेंटली एबल के रोल्स हैं या कोई मीडिया में रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्या आपको लगता है? इक्वल ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको जो है मजलूम साबित करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है, ये मैं और जो उनकी जो स्किल्स हैं उनको निहांस कम किया जाता है। मैं भी ये सोच रही थी कि हमारा जिस तरह के मजाक के तौर पे दिखाते हैं वो तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक हमेशा सिंपैथेटिक या हाय बेचारे वाला उस तरह से ही दिखाया जाता है। सक्सेस स्टोरी मतलब कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है वो कम दिखाई जाती है। आपको क्या लगता है? ये चीज़ पहली बात जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है इसके ऊपर, कि पहली बात तो ये जो हमारी 2 कम्युनिटीज़ हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर्स, इनकी पहली तो अव्वलीन तरजीह है कि अगर कोई शो में कोई सेगमेंट है तो वो निकाल दो। अगर उसको रखना है तो उनको इस लेवल के ऊपर रखना है कि जनाब ये बेचारे हैं या इनको हमदर्दी चाहिए। भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम जो कर सकते हैं, हमने जो किया, हम उसके ऊपर आप हमसे बात करें।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ना एक शो याद है मुस्तफ़ा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने मैडम कोशिश करना आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। मैंने कहा वो तो मेरा दिल करेगा तो मेरी फीलिंग्स आएंगी तो आएंगी। मैंने कहा मैं ग्लिसरीन तो नहीं अब डाल सकती और आपकी वो रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो कभी कभी मुझे इतनी अजीब सी सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जितना आप हो सकता है आपने रोना शुरू कर देना है। मैंने कहा नहीं फिर भाई रहने दो, मैं तो जा रही हूँ वापस। यही मैं आपकी बात के ऊपर मुझे तो वो जोर लगा रहे थे भाई आंसू थोड़े से बहाएं दो भाई। अच्छा क्यों भाई? हाँ वो जबरदस्ती मतलब वो दिखाना चाहते हैं। अगर अच्छी पर्सनैलिटी, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी सामने बैठी है तो क्यों? हाँ ये बात है ना कि आप बेस्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं दिखा सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारा जो नेटवर्क है कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान, जिन्होंने हम मतलब उसमें ट्रांस भी हैं, वेमेन भी हैं, डिसेबल पीपल उन्होंने यानी कि सबको कम्युनिकेट करवाया आपस में। तो और ये फिर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट बात जो है। किया था डिसेबिलिटी डे पर बड़ा पीसफुल, और उसके बाद से सीट्स अनाउंस हुई हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं वो कहाँ तक पहुँचा है कि वादा है सब नहीं वो हो गई हैं, क्योंकि जो लास्ट में हमारा ट्रेनिंग हुई थी उसमें जो है वो महमूद रशीद साहब आए थे और उन्होंने अनाउंस कर दी हुई हैं कि वो हो गया है, जो क्या नाम है जो बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट में हो गई हैं, लेकिन अब वो ये कोशिश मजीद है कि नेशनल असेंबली तक जो है कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। यही हम चाहते हैं ट्रांस कम्युनिटी और डिसेबल कम्युनिटी सबके लिए हो और मिलकर वर्क करें इंशाल्लाह। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा दुखी होता है कि अभी तक का जो बिल है जो डिसेबिलिटी राइट्स और डिसेबल पर्सन या डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ, वो कानून नहीं बना। देखिए पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कि मैं चूँकि थोड़ा सा पॉलिटिकली भी टच रहा हूँ इन लोगों के साथ, तो जो चीज़ें अभी नो डाउट कि ये बिल असेंबली में चले गया फलां पॉलिटिशियन ने, लेकिन अभी सुना पता नहीं कहाँ कौन सी अलमारी में पड़ा हुआ है। मेरे तो सुनने में ही आया, कुछ लोगों को पता है। हम लोग खुद डीसी के ऑफिस गए थे बताते खुद, तो हम लोग 3 या 4 लोगों से मिले हैं तो उनको पता ही नहीं था उसके बारे में। इमेजिन करें ना अब हमने अपने लॉज को देखना है। अभी तकरीबन इसी को लेकर, इसी बेस को लेकर हमने इस वक्त जो मेरे साथ अटैच तकरीबन मोर देन 72 सोसाइटीज़ हैं यूथ की, कि जो इसकी आवाज़ अभी एक साइन हो रहा है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये हमें जितना मर्जी क्लोज कर लें ये हमारा वो काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है जो हमारे जैसे कम्युनिटी है ना उनको प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है। कि वो मुझको लगता है कि उनको इतना ज़रूरी नहीं है इन पे काम करना, अगर इनको जगह दे दी नई टास्क खुल जाएगी, नई जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इनके लिए काम करना पड़ेगा, वो उस चीज़ को अजाब समझते हैं। आई थिंक मुझे तो ये लगता है। और इसी तरह ये बिल जो उनसे हैं बड़े आराम से पड़े रहते हैं दूसरे, और कितने सारे कानून बन भी जाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला, जिस तरह हमारा 2018 में बना तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ गया। अभी मैं आपसे ना एक शेयर करूंगा, जस्टिस जवाद अहसन साहब की एक जजमेंट आई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, कि जो उन्होंने ये जितने भी लॉज जो बने हैं उन्होंने एक तफसीली फैसला जारी किया है, वो मैं शेयर करूंगा क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत मायने रखती है। वो लोगों को बताएं वो कैसे देख सकते हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे उसके ऊपर वो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले वो फैसला आया कि जिसके अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबलीज के अंदर या मतलब कि इस तरीके के ऊपर, और इंशाल्लाह तो उसके ऊपर हमारी मीटिंग भी होने जा रही है, तो बहुत बेहतर किस्म का चेंज आएगा क्योंकि गवर्नमेंट से हमें तवक्को नहीं है। आपकी हॉबीज क्या हैं दोनों की? मेरी तो कंप्यूटर्स ही रही हैं, क्योंकि जारी बात है आपको गेम्स भी खेलती हैं? गेम्स में वही है मतलब कि कंप्यूटर्स पे खेल ली या मोनोपोली टाइप, क्योंकि आपको पता है बाहर खेल कूद करना तो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल रहा है। और मुस्तफा की आपकी? एक तो प्लेयर है। सॉरी, आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज वेट लिफ्टिंग तो है ना? वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स से अलग जो है वो मेरी सोशल वर्क है। म्यूजिक वगैरह नहीं सुनता मैं? म्यूजिक सुन लेती सुनती हूँ मगर इतना। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट कौन सी है सिंगर? आजकल कौन सा गाना सुनती हैं? आतिफ असलम ज़्यादा सुना जाता है। कूल। और मुस्तफा आपका मेहंदी हसन है? मुस्तफा लगता है बड़े रोमांटिक बंदे हैं, गजलें सुनते हैं। कोई ठोकर ठोकर तो नहीं खाई जिंदगी में किसी? एक हो तो बंदा
चलें ठीक है नाज़रीन, बहुत मज़ा आया चास्की टाइम में। इसका अब टाइम हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का। तो आपको पता है एंड पे जाने से पहले हम हर दिल की बात पूछते हैं, और दिल की बात वो होती है जो मायने रखती है, जो आपके दिल से निकलती है और लोगों के कानों तक, दिमाग तक, दिल तक असर करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली और आगे कामयाबी और सेहत वाली करे, लेकिन आप अपनी लाइफ से अभी तक जो सीख के आपको लगा है कि ज़िंदगी में ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये बात मुझे अपने ऑडियंस को बताना, और क्योंकि शो के ज़रिए हम बहुत सारे लोग उसको समझेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप 1 बाय 1 बताएं, लेकिन इस बार मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, इस बार हम मुस्तफ़ा से स्टार्ट करेंगे। आपकी इजाज़त है? बिल्कुल। चलिए मुस्तफ़ा, आपको क्या लगता है, आपने माशाल्लाह अभी तक का जो आपका जर्नी है लाइफ का, तो उसमें आपने वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस किए हैं, काफ़ी हमने स्टोरी सुन ली, काफ़ी सेगमेंट्स हो गए, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके दिल में ऐसी बात है जो आप आज बताना चाहते हैं हमारे लोगों को? दिल में तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इंसान के, लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ पोलियो पर्सन मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है, ख्वाहिश रही है कि जिस तरीके के ऊपर मैंने अपनी लाइफ के इस सिनेरियो के अंदर जो है वो उसको स्ट्रगल की तौर पे के ऊपर सामने लेकर आया, इसके बावजूद क्योंकि उस वक़्त एक अवेयरनेस नहीं थी कि हमें नहीं मालूम था कि पोलियो क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे इसको ख़त्म किया जा सके। तो आगे वक्त के साथ साथ जब सोसाइटी में मूव किया, चीज़ों को समझा, तो मैं अपने जितने भी वो लोग जिनके घरों में पोलियो से रेलेवेंट कोई भी उनका कोई बच्चा है या बच्ची है, तो मेरी दिल की आवाज़ जो है उन माँ बाप के लिए है कि खुदा के लिए आप अपने उस बच्चे को नकारा मत समझें। अगर उसको ये पोलियो है, या अगर आपके घर में कोई नया बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसको कम से कम 2 बूंद जो पोलियो की है वो ज़रूर पिलाएं। वैक्सीनेशन जब होगी पोलियो की, तो ये डिसेबिलिटीज़ भी जो है वो कम होंगी। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ना तो कोई आपके ऊपर बोझ बनेगा, ना कोई आप बल्कि उसकी बातें करेगा। और मैं आपकी बात से आगे बढ़ना चाहूँगी, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अब हमेशा जो भी मसला आता है उसकी जड़ तक भी जाना चाहिए कि वो मसला क्यों आया। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि हम ब्लेम गेम कर देते हैं। देखिए कुछ लोगों की डिसेबिलिटी एक्सीडेंटली होती है, कुछ लोगों की आपकी लापरवाही की वजह से होती है। मैं तो इसको लापरवाही और अवेयरनेस की कमी कहूँगी कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत अजीब से उसके साथ स्टीरियोटाइप अटैच किए हुए हैं कि पता नहीं कोई ऐसा वायरस है, क्या हो जाता है, ये अंग्रेज़ों की तरफ से आया, लेकिन आप उसकी सेहत, आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ ये वैक्सीनेशंस कंप्लीट करवाएं, हाँ वो कोविड की हो, हाँ वो पोलियो की हो, या कोई भी इस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी हो, तो आपको ये ज़रूर पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे का तो इतना जहन नहीं होता, ना उसकी सोच होती है, ना उसकी इतनी एबिलिटी होती है वो चल के जा सके और खुद से कह सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब आते हैं हिबा की तरफ। हिबा, आपको क्या लगता है कौन सी दिल की बात है? दिल की बात यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मेरी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, लेकिन उनसे कभी भी आपको जो है हार नहीं माननी चाहिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढें, और आप ढूंढ सकते हैं, हर कोई ढूंढ सकता है, और उसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ एज अ फ्रीलांसर जो है अपना काम कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ किया? वो क्या मैसेज जो स्पेशली यूथ है और वो डरती है और डिसेबल है, उनको क्या कहना है? आपने कैसे इस चीज़ को किया? दिल की बात आपकी कोई ऐसी? शुरू से ही मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक था, यानी कि ना, तो मैंने उसमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें देखना। तो जब मैंने ये सिनेरियो देखा कि जी ऐसे फ्रीलांसिंग से भी यानी कि काम हो जाता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखा, समझा और उसको स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी मुझे, और अब मेरी एक अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट है
इस पे मैं काम कर रही हूँ। और इनका चैनल है, इनकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। और नाज़रीन, हमारे जो आज के गेस्ट हैं आपको एक ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं। हिबा, मैं चाहती हूँ शो का इख्तिताम आपकी इस ऑफ़र से हो। मैं ये क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और इस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत से जो सोशल वर्कर होते हैं एनजीओ वाले, वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि डिसेबल पर्सन को राशन दे दें, हम उन्हें उनकी इमदाद कर दें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम उन्हें क्यों ना अपने पाँव पे खड़ा करें। वाह। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश कर रही हूँ उनको पाँव पे खड़ा करने की। तो अगर इस सिलसिले में किसी भी स्पेशल पर्सन या डिफरेंटली एबल्ड जो भी पर्सन्स हैं या टीजी या हैं, तो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो दे आर वेलकम। हाँ नाज़रीन, इतनी खूबसूरत बात, अपनी ज़िंदगी के चैलेंज से गुज़रना और फिर दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना। आई थिंक ये एहसास और ये इस तरह की सोच अगर इस माशरे में हर शख्स की हो जाए तो ज़िंदगियाँ कितनी आसान हो जाएं। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और आपके हमारे जो पाकिस्तान के चैम्पियन हैं वेट लिफ्टिंग में, हमारी जो ब्लॉगर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और टेक स्पेशलिस्ट हैं, तो माशाल्लाह इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। आज दोनों की बातें सुनी और दिल कह रहा था इधर से ज़्यादा सुनूं, कभी उधर से ज़्यादा सुनूं, लेकिन कोशिश पूरी की बैलेंस करने में। और इसके साथ साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप दोनों के लिए, जो कि हमारे स्पॉन्सर उन्होंने भेजे हैं स्वीट मैग्नोलिया ने। तो हिबा, ये आपके लिए स्वीट मैग्नोलिया ने, उनको स्पेशल थैंक्स भी कर दें। थैंक यू सो मच स्वीट मैग्नोलिया एंड थैंक यू टू यू टू। और आपको शो में आके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? आप बड़े शोज में जाते रहते हैं दोनों, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच। ये शो मेरे लिए ये फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम था जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और थैंक यू सो मच आपका और स्वीट मंगोलिया जिन्होंने ये हमारे लिए गिफ्ट हैम्पर भेजे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, केसरिया, दफ्तर खान और गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके हार्ड वर्क, सपोर्ट और कोलैबोरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।